हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम आरपीएससी सेट के क्वेश्चन पेपर देख रहे थे। हमने पहले वाले वीडियो में सेट 2013 का थर्ड क्वेश्चन पेपर देखा था। आज हम सेट 2013 का सेकंड क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं और हमें 1.25 घंटे का समय मिलता है सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखिए, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पूछ रखा है, ईजेड नोमेनक्लेचर। तो इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट नंबर कार्बन, ये 9th नंबर कार्बन, ये 11th और ये 13। यहाँ 9th नंबर कार्बन पे देखिए सिस एल्किन दे रखी है, सो इसका नोमेनक्लेचर जेड रहेगा। यहाँ ये देखिए इस तरीके से ट्रांस है और ये भी ट्रांस है, तो ये ई और ये भी ई, सो इसका करेक्ट आंसर सेकेंड नंबर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए, 2 डिग्री एल्कोहल दे रखा है, H3PO4 की प्रेजेंस में H2O मॉलिक्यूल निकलेगा। OH यहाँ पे है, हाइड्रोजन इस कार्बन से निकले चाहे इस कार्बन से निकले, ये सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो सिस और ट्रांस फॉर्म में रहेगा। तो इस तरीके से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, सिस और ट्रांस, तो इसे अपन बोलते हैं स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। तो इसका आंसर ये रहेगा। अगर इनमें से एक ही प्रोडक्ट बनता और वो 100% बनता तो उस रिएक्शन को अपन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच आयन डज नॉट एग्जिबिट एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक। एरोमेटिक कैरेक्टर इनमें से किस में नहीं है, तो आप देखिए इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। साइक्लोनोना टेट्राइनिल कैटाइन है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। बाकी सभी में एरोमेटिसिटी रहेगी। देखो साइक्लोओक्टा टेट्राइन और डाइनाइन है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगी, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और साइक्लोहेप्टाट्राइनिल कैटाइन में 6 इलेक्ट्रॉन और साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये सभी एरोमेटिक है, जबकि ये नॉन एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि विच आइसोमर कैन नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बाय ट्रीटमेंट विद सोडियम एमाइड इन लिक्विड अमोनिया। तो सोडियम एमाइड और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में जो बेंजाइन मैकेनिज्म के द्वारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और इसे बेंजाइन मैकेनिज्म या सिन एडिशन या फिर एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो अब बेंजाइन के फॉर्मेशन के लिए जो न्यूक्लियोफाइल है उसके एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना जरूरी है। अब इन सभी प्रोडक्ट्स में देखिए आपकी यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके एडजेसेंट कार्बन पर, यहाँ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन इस वाले प्रोडक्ट में इसके दोनों एडजेसेंट कार्बन पर CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो है वो न्यूक्लियोफिल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा बाय बेंजाइन मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 डिग्री एल्कोहल दे रखा है H2SO4 की प्रेजेंस में। तो अब देखिए यहाँ भी H2O मॉलिक्यूल निकलेगा। अब यहाँ देखो H2O मॉलिक्यूल के लिए H हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन से भी निकल सकता है और इस कार्बन से भी निकल सकता है। यहाँ वाले कार्बन से अगर निकलेगा तो हाफमैन प्रोडक्ट बनता है, अगर इधर वाले हाइड्रोजन से हाइड्रोजन निकलेगा तो सेटजेफ प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें देखिए दोनों ही प्रोडक्ट बना रखे हैं 10% और 90%। तो इस तरीके से अगर 2 प्रोडक्ट बने हैं तो इस रिएक्शन को अपन रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहते हैं, और वही अगर 100% प्रोडक्ट बनता तो उसको रिजियो स्पेसिफिक रिएक्शन कह देते, इसे अब हम रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेम रिएक्शन पूछ रखी है, डाई कार्बोनाइल कंपाउंड दे रखा है उससे, और ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाया है, इसको बेंजाइलिक एसिड भी कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन है वो बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट कहलाती है। कुछ इस तरीके से होती है इसकी मैकेनिज्म की, यहाँ से ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव आएगा, तो ये जो OH है वो इस पर अटैक करेगा। उसके बाद में ये जो माइनस चार्ज है ये वापस से यहाँ आएगा, तो ये जो फेनिल ग्रुप है वो यहाँ से माइग्रेट होकर के इस कार्बन पर आ जाएगा। यहाँ इस तरीके से देखिए, अब फिर यहाँ ये एसिड ग्रुप आ गया और यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र हो जाती है, और फिर एक और हाइड्रोजन से ये प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरीके से ये बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये 2 डिग्री एल्कोहल कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीडाइज्ड हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO ऑक्साइल क्लोराइड CH2OH के प्रेजेंस में। तो ये जो रिएक्शन कहलाती है स्वर्ण रिएक्शन या स्वर्ण ऑक्सीडेशन कहलाती है। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए, ये रिएजेंट दे रखा है, इससे ये प्रोडक्ट बना है NaBH4 और एक्वस NH4 सेल के प्रेजेंस में। तो यहाँ देखिए दो फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, कार्बोनाइल और डबल बॉन्ड। NaBH4 के प्रेजेंस में ये जो डबल बॉन्ड है वो OH ग्रुप में रिड्यूस हुआ है और डबल बॉन्ड ने यहाँ पे रिएक्शन नहीं किया है। तो ये जो रिएक्शन होती है, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप में से किसी एक के साथ रिएक्शन हो तो वो कीमो सेलेक्टिविटी कहलाती है।
अब यहाँ देखिए ये प्रोडक्ट तो एक ही बना है, लेकिन फिर भी ये कीमो सेलेक्टिविटी इसको बोलेंगे, क्योंकि कीमो स्पेसिफिसिटी का मीनिंग कीमो सेलेक्टिविटी ही होता है, क्योंकि NaBH4 जो है वो डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ ही रिएक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि इसने कुछ मात्रा में इसके साथ रिएक्शन कर दिया और कुछ मात्रा में इसने डबल बॉन्ड के साथ भी रिएक्ट किया, तो ऐसा नहीं होता है। वो सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप के साथ में रिएक्ट करेगा, इसलिए इसे कीमो सेलेक्टिव प्रोडक्ट ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से किसके द्वारा ये वाला डिस्कनेक्टिंग प्रोडक्ट सिंथेसाइज नहीं होता है। यहाँ पर ये जो कार्बन डी दे रखा है ये एनाइन के फॉर्म के रूप में रहता है। तो इस पर देखिए कि ये जो OTS ग्रुप होता है, टोसाइलेट ग्रुप, ये कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। और इसमें जब ये कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और कार्बन जो है वो प्लस के फॉर्म में रहता है। इसलिए ये जो है वो एनाइन के रूप में नहीं, कैटाइन के रूप में प्रोडक्ट देता है, इसलिए इसका आंसर ये रहेगा। बाकी जो ग्रिग्नार रिएजेंट है, सुपर ग्रिग्नार है, गिलमैन रिएजेंट है, ये सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे करके जाते हैं और कार्बन नेगेटिव के फॉर्म में रहता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा। क्वेश्चन में देखिए एडिशन रिएक्शन पूछी है हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के द्वारा। तो यहाँ देखो हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है उसमें एडिशन H और OH का एडिशन होता है, लेकिन सिन एडिशन होता है और एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन के द्वारा होता है। तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ पहले से हाइड्रोजन की कमी होती है, तो हाइड्रोजन इनमें से कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे, और OH ग्रुप कहाँ आएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे सिन एडिशन अपन को दिखाना है। तो देखिए इस प्रोडक्ट में H और OH का सिन एडिशन है और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक पूछा है, इनमें से कौन सा होता है। तो ये ओरियोमाइसिन इज टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि इसमें पूछा है कि जो साइड 3 मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसमें नंबर ऑफ नोड्स कितना होते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन में। तो नंबर ऑफ नोड्स अपन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ नोड्स निकालने के लिए अपन n-1 करते हैं, तो 3 - 1 = 2, सो नंबर ऑफ नोड्स इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में पायरेजोलिडीन बेस की स्ट्रक्चर पूछी है। तो ये होती है पायरेजोलिडीन बेस की स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है वो पायरेजोल की है और ये इमिडाजोल स्ट्रक्चर है, पायरेजोल स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रिएजेंट दे रखा है, इससे ये प्रोडक्ट बना है और नेम रिएक्शन पूछी है। तो ये जो रिएक्शन है वो फेवोरस की रिएक्शन कहलाती है। देखिए इसमें क्या होता है कि जो ये OH ग्रुप है वो सिंपली यहीं नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये OH ग्रुप आके यहाँ जुड़ेगा, ये नेगेटिव अपने वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो ये जो CH3 ग्रुप है वो इस वाले कार्बन पर माइग्रेट होएगा। जब यहाँ माइग्रेट होगा तो यहाँ Cl ग्रुप निकल जाएगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये फेवोरस की रिएक्शन है। क्वेश्चन में पूछा है कि सुकरात को हेमलॉक पेड़ में कौन सा जहर मिलाकर के दिया गया था। तो सुकरात को कोनेइन जहर देकर के मारा गया था। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए पूछा है कि इनमें से कौन सा शुगर जो है वो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके और सेम ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं करता है। तो फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके और डी ग्लूकोज, डी मैनोज और डी फ्रक्टोज सेम स्ट्रक्चर देते हैं, लेकिन डी ग्लूकोज सेम स्ट्रक्चर नहीं देता है। देखिए किस तरीके से ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये होती है कि 3rd नंबर कार्बन पर OH इधर और H इधर आता है, और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, और जो मैनोज होता है वो ग्लूकोज का C2 एपिमर होता है, जबकि डी गैलेक्टोज जो होता है वो ग्लूकोज का C4 एपिमर होता है। अब देखिए जब ओसाजन फॉर्मेशन होता है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। इसमें 3 इक्विवेलेंट काम में आते हैं और इस तरीके का फॉर्मेशन होता है कि 1st एंड 2nd नंबर कार्बन पर और एडिशन होता है, और ये जो 3rd नंबर कार्बन है उसका फॉर्मेशन वैसा ही रहेगा जैसा कि रिएक्टेंट में है, लेकिन इन तीनों के प्रोडक्ट में 3rd नंबर कार्बन की स्ट्रक्चर सेम है और आगे वाले भी कार्बन की स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन डी ग्लूकोज में देखिए यहाँ पे C4 एपिमर होने के कारण इसकी ओरिएंटेशन अलग हो जाता है। इसकी वजह से इसका जो ओसाजोन फॉर्मेशन होगा वो इन तीनों से अलग होगा, इसलिए डी गैलेक्टोज इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि विच कन्फर्मर ऑफ एन ब्यूटेन इज द मोस्ट स्टेबल। तो कन्फर्मर एन ब्यूटेन के कन्फर्मर में हमें पता है कि जिसमें मिथाइल ग्रुप 180 डिग्री पर है, यानी कि अलग अलग या दूरी पर हैं, वो कन्फर्मर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और उसे हम फुली स्टेगर्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन में देखिए आपकी इनके जो नेम है वो अलग दे रखे हैं। एंटीक्लिनल को हम इक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं, सिनक्लिनल को गोश फॉर्म कहते हैं, एंटी पेरिक्लिनल को फुली स्टैगर्ड और सिन पेरीप्लेनर को फुली इक्लिप्स्ड फॉर्म कहा जाता है। सो सबसे स्टेबल जो होता है वो फुली स्टैगर्ड होता है। सो इसका करेक्ट आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें
एलोट्रॉप्स पूछ रखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि इनमें से कौन सा सबसे मोस्ट स्टेबल होता है वाटर में। तो वाटर में सबसे मोस्ट स्टेबल होता है जिनोन। जो नोबल गैसेस होती है उसमें जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो वाटर में उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। हीलियम सबसे लेस स्टेबल होता है, जिनोन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं तो उनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, उसकी वजह से लंडन फोर्स बढ़ता है और वाटर सॉल्युबिलिटी होती है वो बढ़ती। नेक्स्ट में देखिए, पूछा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स MAb3। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है इसमें, और ये ऑक्टाइडल स्ट्रक्चर बनाएगा, और इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगी, 2 फॉर्म में रहेगा, एक तो सिस फॉर्म में, एक ट्रांस फॉर्म में। जो सिस फॉर्म में रहेगा उसमें 180 डिग्री पर और सेम ग्रुप रहते हैं इसमें, जैसे ए के अपोजिट 180 डिग्री पर ए ग्रुप रखा है मैंने, और इधर देखिए ट्रांसफॉर्म में ए के अपोजिट बी रखा है। तो ये दोनों ही जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव ग्रुप हैं, सो इसके मिरर इमेज बनेगी। तो ये 2+2 और 4 स्टीरियो आइसोमर देगा, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नाइट्रोजनस एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट्स है। तो इनमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट में होता है उसमें जो नाइट्रोजनस एंजाइम काम में आता है उसमें कौन से मेटल यूज में आते हैं। तो आयरन और मोलिब्डेनम मेटल काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है थायोल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फॉलोइंग मेटल आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। मतलब कि आर्थराइटिस में कौन से मेटल के थायोल कॉम्प्लेक्सेस काम में लिए जाते हैं। तो ओरम यानी गोल्ड के जो थायोल मेटल्स होते हैं, थायोल कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इस कॉम्प्लेक्स में इस मेटल को आइडेंटिफाई करना है, और ये बताया कि फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल में से है। तो देखिए इसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, मेटल को अपन x मानेंगे, और जो कार्बोनिल ग्रुप है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है और 5 है, तो इसका मतलब 10, 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। अब 7 आ जाएगी तो इसका मतलब उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और 7 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरीके से देखो D5 और S2 ऐसे रहेगा। तो ये मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये अपन को यहाँ ध्यान रखना है कि x = 7 आया है तो अपन को D7 कंसिडर नहीं करना है, D5 और S के 2 इलेक्ट्रॉन भी कंसिडर करने हैं। तो इस हिसाब से जो D5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नीज, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ पूछी है लिगेंड्स की। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड CO, फिर उसके बाद में CN, फिर NO2- और NO3-, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एसिड स्ट्रेंथ पूछी है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, फिर H2SO4 और HNO3 इस तरीके से रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि इनमें से कौन डाईमैग्नेटिक नेचर में है। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे 17, यहाँ 18, यहाँ 15, यहाँ 16, तो 1, 2 और 2, 1 इस तरीके से भरे जाते हैं। तो 14 इलेक्ट्रॉन तो यहीं तक फिल हो जाएंगे। उसके बाद में 15, 16, ये 17 और 18, यानी कि 18 में डाईमैग्नेटिक फॉर्म में रहेगा, क्योंकि सभी जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो पेयर्ड रहेंगे। सो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए C2 मॉलिक्यूल में सिग्मा और पाई बॉन्ड्स पूछ रखे हैं इसमें। तो जब अपन C2 मॉलिक्यूल की MOT थ्योरी देखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कुछ भरे जाते हैं कि कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन और 2 कार्बन है, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 1s2 में 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2s2 में भी 4 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में 9, 10, 11, 12 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 2px और 2py बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं और पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं। तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड ही बनता है। और अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो इस तरीके से रहेगा 8 - 4 2 और = 2, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा। और ये दोनों ऑर्बिटल्स कौन से काम आ रहे हैं, पाई बॉन्डिंग वाले, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काम आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में सिर्फ पाई बॉन्ड ही कंसिडर होता है, सिग्मा बॉन्ड नहीं। तो इसका आंसर 0 और 2 ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट फ्रॉम स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेबिलिटी पूछी है इन सबकी। तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहाँ देखिए कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और हाइड्राइड आयन जो होता है वो क्या होता है, एक वीक बेस होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक बेस है, तो ये नहीं स्टेबल रहेगा। यहाँ देखिए Ag है तो ये क्या है, वीक एसिड है, और Cn- क्या रहता है,
वीक बेस रहता है तो ये स्टेबल रहेगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ देखिए कि पोटेशियम जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन Cn- क्या रहेगा, वीक बेस रहेगा। यहाँ लिथियम स्ट्रॉन्ग है लेकिन Cn- क्या है, वीक है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी सही नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सेकंड नंबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा अबंडेंस कौन से मेटल की है। तो ये इस तरीके से सीक्वेंस में होता है कि सबसे ज़्यादा में ऑक्सीजन, उसके बाद में सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर आयरन, उसके बाद में कैल्शियम। इस तरीके से अबंडेंस पाई जाती है, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ में मेटल पूछा है, और तो ये ध्यान रखते हैं कि अगर ये मेटल या फिर नॉन मेटल में पूछा जाता है तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग अपन टिक करते हैं। तो यहाँ पे मेटल में एल्यूमिनियम की अबंडेंस सबसे ज़्यादा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि H3BO3 बोरिक एसिड जो है वो, इसके लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बोरिक एसिड एक मोनो बेसिक एसिड होता है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। तो इसको मोनोबेसिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि H2 मॉलिक्यूल से ये एक OH आयन को एक्सेप्ट करता है और एक H+ आयन निकलता है। तो यहाँ पे ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है और H+ आयन दे रहा है, इसलिए इसको मोनोबेसिक एसिड कहते हैं। ये एक वीक लुईस एसिड की तरह रिएक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि पूछा है कि इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन एक्स को डिटरमाइन करना है अपन को। तो यहाँ देखो एलिमिनेशन में गामा रेज दे रखी है और गामा रेज का कोई मास नहीं होता है, इसलिए ये दोनों ऐड होकर के 13 नाइट्रोजन ये देंगे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि कार्बन देखिए यहाँ पे 6 नंबर पे, हाइड्रोजन 1 पे, इसलिए ये काउंट होकर के 7 नाइट्रोजन आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये देखिए पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और पी ब्लॉक को अपन इस तरीके से याद करते हैं कि बैंगन, आलू, गाजर, इंथेला। तो यहाँ ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होती है, कमी आती है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन होता है कि ये जो थेलियम होता है वो इंडियम से पहले आता है, इसलिए सबसे कम जो आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी उसका ये करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एनो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी पूछी है इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो हमें एनो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी याद रखनी होती है कि इसकी वैल्यू 1500 से 1550 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में आती है। अब देखिए यहाँ पर CO ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा रहता है तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और डेल्टा माइन क्या होता है, हाई जाता है। तो हाई जाता है। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब कि यहाँ पे 2 CO ग्रुप है और यहाँ पे 3 CO ग्रुप है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कम होगी और डेल्टा मान ज़्यादा हाई जाएगा। तो इन सभी में देखिए ये है कि सेकंड नंबर वैल्यू ज़्यादा दे रखी है। अब 1500 से 1550 से ऊपर जाएगी, इतना तो हमें पता है। तो इनमें से सिर्फ ये एक ही ऑप्शन में इसमें हाई वैल्यू दे रखी है, तो ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है इन कॉम्प्लेक्सेस में। तो कोबाल्ट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, D7 और S2, और ये दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में कोबाल्ट के H+ ऑक्सीडेशन फॉर्म है, यानी कि D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा। यहाँ देखिए NH3 क्या एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जबकि फ्लोरीन क्या है, एक वीक लिगेंड है। तो जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे, तो यानी कि 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। और जबकि यहाँ पे जो है वो अनपेयर्ड फॉर्म में रहेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, और ये 6 जो है वो यहाँ भरा जाएगा। तो 1 2 3 4 इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका आंसर ये करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए कि 2 रिएक्शन दे रखी है अपन को, ये और ये वाली, और इसमें इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का मान दे रखा है K1 और K2, और एक अदर रिएक्शन हमें दी है और इसके लिए हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे कि इन दोनों रिएक्शन से अपन को ये रिएक्शन डिराइव करनी है। तो यहाँ H2S से H+ और HS- और यहाँ HS- से ये इस तरह की रिएक्शन है। तो देखिए अपन इन दोनों को ऐड करते हैं रिएक्शन को। तो यहाँ ये और ये अपोजिट है इधर, तो ये कट जाएंगे आपस में, तो रिएक्शन आ जाएगी H2S H+ SS2-, और ये H और H ये जुड़ करके 2H+ रहेंगे, यानी कि इन दोनों को ऐड करने से हमें रिएक्शन मिल रही है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो पूछा है कि ऑन हीटिंग ओजोन अप टू इट्स डिसोसिएशन वॉल्यूम। तो जब ओजोन को अपन हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन में टूटती है इस तरीके से। अब इसको जब अपन बैलेंस करेंगे रिएक्शन को, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो यानी कि अगर एक ओजोन के मॉलिक्यूल को अपन कंप्लीटली डिसोशिएट करें तो वो 3/2
O2 में डिसोशिएट होगी, इसका मतलब ये इससे 1.5 गुना वॉल्यूम को बढ़ाती है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि व्हाट इज द ट्रू फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखी है अपने और पूछा है कि डेल्टा एच और डेल्टा ई में रिलेशन पूछा है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। एन यहाँ क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन गैसेस मॉलिक्यूल्स, और तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2, तो डेल्टा एच हो जाएगा 2 माइनस 1। तो यहाँ ये एन का मान 1 रहेगा, तो यानी कि डेल्टा ई प्लस आर टी मिलकर के डेल्टा एच के बराबर हो रहा है। इसका मतलब डेल्टा एच इज कैपिटल देन डेल्टा ई। क्वेश्चन में देखिए दिया एंट्रोपी पूछी है किसी नेचुरल प्रोसेस के लिए। अब हमें पता है कि जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, और किसी भी नेचुरल प्रोसेस की एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है, इसलिए इसका आंसर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि ऑन पासिंग 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन एट NTP। तो देखिए जब अपन HCl से H2 मॉलिक्यूल लेते हैं, H2 बनेगा, तो यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन काम आएंगे, इसलिए n का वैल्यू कितना हो गया 2। अब ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम Bl अपॉन 22.4 इंटू n। तो यहाँ पे Bl की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है, तो ये क्या हो जाएगा 22.4 लीटर, ये लीटर में आता है, और अपॉन n की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 11.2, और ये लीटर में है, जब इसको मिली लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए थर्मोडाइनेमिक एफिशिएंसी पूछी है एक सेल की। तो ये इसका फॉर्मूला ये होता है डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। इस फॉर्म से एफिशिएंसी निकालते हैं, और फ्यूल सेल की एफिशिएंसी कितने % आती है, 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि किसी भी रिएक्शन की जो ऑर्डर है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए हम रेट इक्वेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि H2S को उसके सल्फर के कोलाइडी सॉल्यूशन में किस मेथड से कन्वर्ट किया जाता है। तो H2S जब सल्फर के कोलाइडी सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन मेथड से कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या द डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल्स आर। ये अपन को दे रखा है और पूछा है कि ये किससे बिलोंग करता है, कौन से क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है। तो देखिए अपन इस तरीके से याद करते हैं CTORHMT। यहाँ पे ये T क्या होता है, टेट्रागोनल होता है, और फर्स्ट में अपन ये जो सभी होते हैं वे एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, दूसरे में ये कटता है, तीसरे में ये दोनों इस तरीके से आपने भी याद कर रखा होगा, तो ये टेट्रागोनल इसका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पेसिफिक विस्कोसिटी ऑफ ए पॉलीमर मॉलिक्यूल कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो स्पेसिफिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला पूछा है, तो ये η-1 इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ देखिए एलिन का पॉइंट ग्रुप पूछा है। तो एलिन का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो D2D होता है, और इसके जो सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, सिमेट्री ऑपरेशन, इसमें E NS4 CN NC2 और N सिग्मा D होते हैं। E आइडेंटिटी और C2 जो होते हैं वो रोटेशन, और सिग्मा जो है वो रिफ्लेक्शन बोलते हैं अपन, और S4 जो है उसको इम्प्रॉपर रोटेशन या फिर रोटेशन रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो ये इसके सिमेट्री ऑपरेशन होते हैं, और पॉइंट ग्रुप D2D होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट इन। तो बेंजीन रिंग जो होती है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इस तरीके से। इसी तरीके से अगर नेफ्थलीन देखते हैं अपन, तो इसमें भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और ट्रांस H2O2 है, ये इस तरीके से होता है। तो यहाँ भी देखो इस तरीके से अपन कंसिडर करते हैं इसको, इस सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है यहाँ भी, लेकिन देखिए कि मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन, यहाँ NO2 और यहाँ मेटा पोजीशन पर। तो देखिए यहाँ इसमें NO2 ग्रुप इधर है लेकिन इधर नहीं है, यहाँ है लेकिन इसके सामने यहाँ नहीं है, इसलिए इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा कि अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस स्पीसीज द वन विच इज EPR एक्टिव। EPR क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस, और EPR के लिए कंडीशन क्या होती है कि कॉम्प्लेक्स में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। इन सभी कॉम्प्लेक्सेस में देखिए निकल के साथ में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन D8S2 होता है, पेयर्ड हो जाएंगे।
ऐसे ही कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में D6 में पेयर्ड हो जाएंगे। यहाँ मोलिब्डेनम है D5S1 फॉर्म में रहता है, पेयर्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहाँ देखिए कॉपर जो है कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, सो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट रहेगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में, और एनर्जी पूछी है तो E बराबर n²h²/8ma², ये अपन याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए पूछा है टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन अपन इस तरीके से लिखते हैं h psi = आयोटा h कट डेल psi अपॉन डेल t, और h कट की बजाय अपन h/2π भी लिख सकते हैं, इसलिए इसका ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा है कि विच इज़ द फॉलोइंग इज एन अप्रोक्सीमेशन मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। तो किसी सिस्टम की एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए अपन दोनों ही मेथड यूज़ करते हैं, वेरिएशन मेथड एंड पर्टुर्बेशन मेथड। तो इसका आंसर ये 3rd नंबर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। सो इसी तरीके से मेरे साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।